हम लॉ का चैप्टर नंबर 9 कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले हम ओवरव्यू बता रहे हैं। ओवरव्यू क्या क्या है हमारा, सबसे पहले फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन बता रखी है, जो कि सेक्शन अंडर सेक्शन वो 2 सबसेक्शन 42 के अंडर बता रखी है। सेक्शन नंबर 379 आ जाता है, उसमें ये बता रखे कि कौन कौन से एक्ट्स जो होंगे वो फॉरेन कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल हो जाएंगे। ठीक है, फिर मार्क है सेक्शन नंबर 380 ये है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है वो डिलीवर किए जाने चाहिए रजिस्ट्रार के द्वारा, वो रजिस्ट्रार को किसके द्वारा, फॉरेन कंपनी के द्वारा। उसका क्या है हमारा सेक्शन 381 क्या है कि कौन कौन से अकाउंट्स मेंटेन किए जाएंगे फॉरेन कंपनी के द्वारा। फिर आगे सेक्शन नंबर 382 की डिस्प्ले ऑफ नेम ऑफ फॉरेन कंपनी की, मतलब कि जो ये नाम है हमारे फॉरेन कंपनी का, ये कहाँ कहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए। फिर सेक्शन नंबर 383 आता है सर्विस ऑन फॉरेन कंपनी की, मतलब इसमें ये बता रखा है कि अगर कोई भी नोटिस जो है वो हमारा कब सफिशिएंटली सर्व्ड माना जाएगा, जबकि कि वो किसी भी पर्सन के या तो एड्रेस पे बाय स्पीड पोस्ट भेज दिया गया हो, या फिर बाय हैंड डिलीवरी भेज दिया गया हो, या फिर बाय इलेक्ट्रॉनिक मोड भेज दिया गया हो, जैसे मेल वेल कर दिया हो। सेक्शन 384 ये बताता है कि हमारे कौन कौन से सेक्शंस जो है वो हुबहू अप्लाई करते हैं इन फॉरेन कंपनी के ऊपर। सेक्शन 385 बताता है कि फीस फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स क्या लगेगी हमारी, और वो कब पे की जानी चाहिए। ठीक है, और फिर मार्के सेक्शन 386 में डेफिनेशंस बता रखी हैं। सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इस वाले में है प्लेस ऑफ बिजनेस इंक्लूड्स अ शेयर ट्रांसफर और रजिस्ट्रेशन ऑफिस। सेक्शन 387 ये बताता है कि हमारा जो प्रोस्पेक्टस होना चाहिए वो डेटेड होना चाहिए और साइंड होना चाहिए, और क्या क्या पर्टिकुलर्स जो है वो हमारे इस प्रोस्पेक्टस के अंदर होने चाहिए। सेक्शन 388 बताता है कि हमारे अगर मान लो किसी ने एक्सपर्ट कंसेंट दी है और अगर वो उसे विड्रॉ कर लेता है, तो हमारा ये प्रोस्पेक्टस है ये इशू नहीं किया जा सकता है अनटिल एंड अनलेस ये फैक्ट हम उस प्रोस्पेक्टस के फेस पे डाल दें कि एक स्टेटमेंट के थ्रू कि ये कंसेंट जो है वो विड्रॉ कर ली गई है। ठीक है, और उसके बाद क्या है इस फिर आया हमारा सेक्शन 389 रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस की। प्रोस्पेक्टस को पहले हमारे को रजिस्ट्रार के पास फाइल कराना पड़ेगा। उसके ये बता रखा है कि ये प्रोस्पेक्टस को फाइल कराने के लिए हमारे को पहले सर्टिफाइड होना चाहिए ये चेयरपर्सन के द्वारा ऑफ द कंपनी, फिर उसके बाद एंड साथ में 2 डायरेक्टर्स भी इसको सर्टिफाई करेंगे, और फिर बाद में अप्रूव होने चाहिए किसके द्वारा, बाय द रेजोल्यूशन ऑफ मैनेजिंग बॉडी। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या वो सेक्शन 390 इसमें ये बता रखा है कि इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स क्या होती है, इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट क्या होती है, और दूसरी बात कि ये इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट कब इशू की जा सकती है। फिर आगे सेक्शन नंबर 381 ये बताता है कि हमारे अगर मान लो हम कोई भी गलती कर देते हैं क्या करते वक्त, इशू करते वक्त प्रोस्पेक्टस या फिर इशू करते वक्त आईडीआर, तो कौन कौन से सेक्शन एप्लीकेबल हो जाएंगे हमारे 384 3 वो सॉरी सेक्शन नंबर 34, सेक्शन नंबर 35 और सेक्शन नंबर 36 एप्लीकेबल हो जाएंगे। फिर आगे हमारे सेक्शन नंबर वो 392 वो ये बताते हैं कि अगर कोई भी हमारा कॉन्ट्रावेंशन होता है ऑफ सेक्शन 380 से लेके 391 तक, तो हमारे जो कंपनी है उसके ऊपर कोई ना कोई पनिशमेंट लगेगी। अब हमने सेक्शन वाइज तो बता दिया कि हमारा ओवरव्यू क्या है इस चैप्टर का। अब हम इन डेप्थ बताने स्टार्ट करते हैं कि जैसे अब ये आ गया हमारा फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन क्या होती है। फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन ये है कि फॉरेन कंपनी जो है वो कोई भी एक कंपनी या फिर बॉडी कॉर्पोरेट, मतलब बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड करता है एलएलपी, तो हमारे को याद रखना है कि बॉडी कॉर्पोरेट या फिर कंपनी जो कि इनकॉर्पोरेट तो की गई हो इंडिया के बाहर, लेकिन उसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में होना चाहिए, चाहे वो खुद हो चाहे वो एजेंट के थ्रू हो, फिजिकली भी हो या फिर चाहे इलेक्ट्रॉनिक मोड हो, फर्क नहीं पड़ता। एंड साथ में एंड कंडक्ट करे कोई भी बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया इन एनी मैनर, चाहे किसी भी मैनर में। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक मोड की फिर हमारे को ये बता रखा है कि इलेक्ट्रॉनिक मोड क्या माना जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक मोड हमारे को इसमें 5 एग्जांपल दे रखे हैं कि कब कब ये माना जाएगा कि ये इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू बिजनेस कर रही है। ठीक है, तो ये होगा हमारा सबसे पहले जब या तो वो B2B या B2C ट्रांजेक्शन करे, डेटा इंटरचेंज करे और अदर कोई डिजिटल सप्लाई ट्रांजेक्शन करे। दूसरा आ गया हमारा कि अगर वो मान लो ऑफर कर रही है कोई डिपॉजिट या फिर इनवाइट कर रही है डिपॉजिट या फिर एक्सेप्ट कर रही है डिपॉजिट्स या फिर सब्सक्रिप्शन इन सिक्योरिटीज इन इंडिया या फिर फ्रॉम सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, फिर मार्केट सी पॉइंट आ गया कि हमारा कि अगर मान लो इसको हमारे को ऐसे याद रखना है कि हमने क्या किया, वेब पे लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद हमारे को चेन खरीदनी थी, और उसके बाद हमारे को चेन खरीदने के बाद हमने फाइनेंशियल सेटलमेंट किया, इसलिए हमारे को डेटा चाहिए हुआ, और डेटा खत्म होने के बाद बीच में आया ऐड। ठीक है, तो मतलब कि क्या क्या किया इसने, सी पॉइंट आ गया हमारा वेब बेस्ड मार्केटिंग अगर कोई कर रहा है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट कर रहा है, फाइनेंशियल सेटलमेंट कर रहा है, डेटाबेस सर्विसेज दे रहा है, और एडवाइजरी एंड ट्रांजेक्शनल सर्विसेज दे रहा है, तो वो भी इलेक्ट्रॉनिक मोड की सर्विसेज मानी जाएंगी। डी पॉइंट हो गया ऑनलाइन सर्विसेज सच एज टेली मार्केटिंग, टेली कम्युटिंग, वो टेली मेडिसिन, एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसर्च,
और ई पॉइंट हो गया ऑल रिलेटेड डेटा कम्युनिकेशन सर्विसेज जो होंगी, जो कि या तो कंडक्ट की गई हो ईमेल के थ्रू, चाहे मोबाइल डिवाइस के थ्रू, चाहे सोशल मीडिया के थ्रू, चाहे क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू, चाहे डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट के थ्रू, वॉइस के थ्रू, और डेटा ट्रांसमिशन, चाहे या उसके अलावा किसी भी तरीके से अगर कोई भी ये जो ऊपर की 5 सर्विसेज हैं किन के थ्रू, इन 5 के थ्रू दी गई हो, कौन कौन से, ईमेल के थ्रू, मोबाइल डिवाइस के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू, या फिर डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट के थ्रू, या फिर वॉइस और डेटा ट्रांसमिशन के थ्रू, तो हमारे ये इलेक्ट्रॉनिक मोड माना जाएगा कि ये जो कंपनी है ये इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू बिजनेस कर रही है इंडिया में। ठीक है, फिर आगे हमारा सेक्शन नंबर 379, मतलब कि एप्लीकेशन ऑफ एक्ट टू फॉरेन कंपनीज, मतलब क्या हुआ कि कौन कौन से एक्ट फॉरेन कंपनी पे एप्लीकेबल हो जाएंगे। एक तो ये सिंपल सी बात है कि अगर कोई भी फॉरेन कंपनी है तो सेक्शन 380 से लेके 386 तक वो हमारे एप्लीकेबल हो जाएंगे, एंड सेक्शन 392 से लेके 93 तक तो जो होंगे वो अप्लाई होंगे हमारी सारी की सारी फॉरेन कंपनीज के ऊपर। साथ में ये बता रखा है कि जो कंपनीज एक्ट है वो पूरा का पूरा हमारा एप्लीकेबल कब होगा, जबकि की मोर देन मतलब कि 50% या फिर उससे ज्यादा जो पेड अप शेयर कैपिटल है, चाहे वो इक्विटी हो, चाहे वो प्रेफरेंस हो, चाहे वो पार्टली इक्विटी हो, चाहे वो पार्टली प्रेफरेंस हो, ऑफ अ फॉरेन कंपनी, मतलब कि किसी फॉरेन कंपनी की जो है वो 50% या 50% से ज्यादा की पेड अप शेयर कैपिटल किसने हेल्ड कर रखी हो, या तो किसी सिटीजन ऑफ इंडिया ने कर रखी हो, या फिर कोई कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट, मतलब कि चाहे कोई कंपनी हो, चाहे वो पब्लिक प्राइवेट लिमिटेड कोई भी, या फिर कोई बॉडी कॉर्पोरेट ने जो कि इनकॉर्पोरेटेड हो इंडिया के अंदर, या फिर कोई मतलब कि तीसरा पॉइंट ये है कि चाहे उन्होंने मिलकर आपस में मतलब कि कुछ परसेंटेज मान लो 40% जो है वो सिटीजन ऑफ इंडिया ने कर रखी है और 10% जो है वो हमारी बॉडी कॉर्पोरेट या फिर कंपनी ने कर रखी है, तो वो मिल मिला के अगर एग्रीगेट में अगर जो है वो 50% या 50% से ज्यादा है तो हमारे ये कहेंगे कि ये जो कंपनीज एक्ट 2013 है, मतलब कि हमारा चैप्टर 22 जो होगा वो पूरा का पूरा एप्लीकेबल हो जाएगा हमारी इस फॉरेन कंपनी के ऊपर। अदरवाइज सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 380 से लेके 386 तक एंड सेक्शन 392 एंड 393 जो होंगे वो अप्लाई करेंगे फॉरेन कंपनी के ऊपर। फिर आगे हमारा सेक्शन नंबर 380, सेक्शन नंबर हाँ, एक चीज और कि जो हमारा जैसे ये फॉरेन कंपनी के ऊपर जो हमने अभी स्टार्टिंग में बताया था उसके ऊपर क्वेश्चन कौन कौन से एप्लीकेबल है हमारे जो पीछे दे रखे हैं, वो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, उसमें ये कह रहा है वो क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट में ये कह रहा है कि जो प्रोविजंस की अगर मान लो कोई XYZ लिमिटेड है वो कंपनी इनकॉर्पोरेट तो की गई है लंदन में, लेकिन उसका क्या है शेयर ट्रांसफर ऑफिस है एट मुंबई। तो इस क्वेश्चन में हमारे को ये पहले तो पूरा ये बताना पड़ेगा कि फॉरेन कंपनी क्या होती है, उसकी डेफिनेशन बतानी पड़ेगी, और फिर हम जब आगे देखेंगे तो आगे एक सेक्शन आया हमारा सेक्शन 386 इंटरप्रिटेशन, उसमें ये बता रखा है कि प्लेस ऑफ बिजनेस जो होगा वो इंक्लूड करेगा शेयर ट्रांसफर और रजिस्ट्रेशन ऑफिस। तो हमारे को इसमें ये लिखना पड़ेगा कि जो ये हमारा शेयर ट्रांसफर और रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑफिस जो है वो प्लेस ऑफ बिजनेस माना जाता है, तो हमारी ये जो ये XYZ है ये हमारी फॉरेन कंपनी मानी जाएगी यहाँ पे। ठीक है, और एक और जो क्वेश्चन एप्लीकेबल है इससे रिलेटेड है वो क्वेश्चन नंबर 4 है। उस क्वेश्चन नंबर 4 में ये बता रखा है कि जो रॉबर्टसन लिमिटेड है वो रजिस्टर्ड तो थाईलैंड में है, लेकिन इट हैज नो प्लेस ऑफ बिजनेस एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया, लेकिन वो ऑनलाइन बिजनेस कर रही है थ्रू टेली मार्केटिंग इन इंडिया। अब हमने जो पढ़ा था कि टेली मार्केटिंग मतलब कि ये वो 5 इलेक्ट्रॉनिक मोड के बिजनेस में आ गई। कौन कौन से हमारे 5 इलेक्ट्रॉनिक मोड के बिजनेस होते हैं? एक तो सबसे पहला हमारा होता है कि अगर कोई भी कंपनी जो है वो एक तो पहले हमारे को सबसे पहले फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन बता देनी है, उसके बाद ये इलेक्ट्रॉनिक मोड की डेफिनेशन बता देनी है कि इलेक्ट्रॉनिक मोड क्या क्या इंक्लूड करते हैं। जैसे कि इसमें हमारे को वही 5 चीजें बतानी है क्या क्या। एक तो हमने B2B या फिर B2C ट्रांजेक्शन करे हो, डेटा इंटरचेंज या फिर अदर डिजिटल सप्लाई ट्रांजेक्शन करी हो। दूसरी बात कि अगर हमने ऑफर किया हो टू एक्सेप्ट डिपॉजिट्स और इनवाइटिंग डिपॉजिट्स और एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स या फिर सब्सक्रिप्शन इन सिक्योरिटीज इन इंडिया और फ्रॉम सिटीजन ऑफ इंडिया किया हो। या फिर तीसरा वही हमारा कौन कौन सा वेब बेस्ड मार्केटिंग, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, फाइनेंशियल सेटलमेंट, ट्रांजेक्शन डेटाबेस सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स एंड एडवाइजरी एंड ट्रांजेक्शनल सर्विसेज, या फिर हमने कोई भी ऑनलाइन सर्विसेज की हो जैसे कि टेली मार्केटिंग, टेली कम्यूटिंग, वो टेली मेडिसिन, एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसर्च एंड ऑल। पांचवा पॉइंट है हमारे कोई भी अगर मान लो रिलेटेड डेटा कम्युनिकेशन सर्विसेज कर रहे हैं हम, वेदर या तो वो कंडक्ट की जा रही हो ईमेल या मोबाइल के थ्रू और सोशल डिवाइस के थ्रू, क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट के थ्रू, वॉइस और डेटा ट्रांसमिशन और अदरवाइज के थ्रू। ठीक है, तो अगर हम इसके हिसाब से देखें तो टेली कम्यूटिंग हमारे को इलेक्ट्रॉनिक मोड में बता दिया कि ये फॉरेन कंपनी चाहे उसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में हो या ना हो, लेकिन हम अगर इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू भी है तो हम उसे फॉरेन कंपनी मानेंगे, और यहाँ पे इसलिए रॉबर्टसन लिमिटेड जो है वो फॉरेन कंपनी है। ठीक है, अब आ
जाते हैं हम वापस से अपने टेक्स्ट पे। उसमें क्या है कि सेक्शन 380 बता रखा है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जो है वो डिलीवर किए जाने चाहिए रजिस्ट्रार को, किसके द्वारा, फॉरेन कंपनी के द्वारा। तो इसमें ये बता रखा है कि जो भी हर फॉरेन कंपनी जो है वो 30 दिन के अंदर अंदर ऑफ द स्टैब्लिशमेंट ऑफ इट्स प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। मान लो कि अगर कोई फॉरेन कंपनी इनकॉर्पोरेट तो की गई थी फॉरेन में, लेकिन उसका क्या है हमारा, वो इंडिया में सारी चीजें कर रही है लेकिन कुछ नहीं कर रही, बस लेकिन कोई भी बिजनेस एक्टिविटी अभी तक नहीं कर रही थी। लेकिन अब उसने क्या किया है, एक बिजनेस एक्टिविटी करनी स्टार्ट कर दी और साथ में एक प्लेस ऑफ बिजनेस भी इंडिया में डाल दिया है, तो मतलब ले लिया है। तो क्या होगा हमारा डिलीवर, हमारे को क्या करना पड़ेगा 30 दिन के अंदर अंदर, जिस दिन हमने ऑफिस को प्लेस कर दिया, मतलब कि स्टैब्लिशमेंट ऑफ इट्स प्लेस ऑफ बिजनेस, उसके 30 दिन के अंदर अंदर हमारे को क्या क्या देना पड़ेगा। इसमें हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, क्या क्या है हमारा, एक तो सर्टिफाइड कॉपी ऑफ चार्टर, स्टेट स्टैट्यूट्स और मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी और अदर इंस्ट्रूमेंट, वो देना पड़ेगा। अगर मान लो जैसे मान लो कोई पेरिस की कंपनी है, उसके उनके डॉक्यूमेंट्स तो फ्रेंच में बने होंगे, तो हमारे को क्या करना पड़ेगा, एक सर्टिफाइड ट्रांसलेशन के अंदर सबमिट करना पड़ेगा इंग्लिश लैंग्वेज में, क्योंकि हमारे इंडिया पे तो इंग्लिश लैंग्वेज चलती है। उसके बाद साथ में क्या है हमारा बी पॉइंट आ गया, फुल एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड और प्रिंसिपल ऑफिस ऑफ द कंपनी, मतलब कि रजिस्टर्ड और प्रिंसिपल प्लेस ऑफ ऑफिस ऑफ द कंपनी, मतलब कि मान लो पेरिस की कंपनी है तो पेरिस का एड्रेस देना पड़ेगा हमारे को कि ये पेरिस फ्रांस में कंपनी लोकेटेड है, ठीक है, उसका फुल एड्रेस। फिर मार्क है अ लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी कंटेनिंग सच पर्टिकुलर्स एज मे प्रिस्क्राइब, मतलब कि क्या है कि हमारा एक लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी, यहाँ पे क्या था, किस किस की लिस्ट देनी है हमारे को, एक तो डायरेक्टर्स और एक सेक्रेटरी की, वो डायरेक्टर्स और सेक्रेटरी की लिस्ट देनी है। उसमें उस लिस्ट में क्या क्या होना चाहिए हमारा, पर्सनल नेम एंड सरनेम, की उनका क्या नाम है, मान लो पर्सनल नेम हो गया विनय एंड सरनेम हो गया गुप्ता, ठीक है। तो हमारे उसके बाद क्या है, एनी फॉर्मर नेम की और नेम्स एंड सरनेम्स और सरनेम्स इन फुल, ठीक है। कोई और फॉर्मर नेम हो, फादर्स नेम बताना है, डेट ऑफ बर्थ बताना है, रेजिडेंशियल एड्रेस बताना है, उनकी नेशनैलिटी बतानी है। अगर इफ द प्रेजेंट नेशनैलिटी इज नॉट नेशनैलिटी ऑफ ओरिजिन की, मतलब कि ओरिजिनैलिटी ओरिजिन वाली नेशनैलिटी नहीं है, मतलब कि मान लो इंडिया में बॉर्न हुआ है लेकिन ग्रीन कार्ड वो अमेरिका के लेके बैठा है, तो अमेरिका वाली नेशनैलिटी बता देना है, पासपोर्ट का नंबर बता देना है, इनकम टैक्स का पैन नंबर बता देना है, ऑक्यूपेशन बता देना है कि भैया वो क्या कर रहा है, उसका डिन नंबर बता देना है, ठीक है। और अगर कोई और डायरेक्टरशिप जो है वो हेल्ड की जाती है उसके द्वारा तो वो बता देना है, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारा, ये तो चीजें थी कि हमारी ये चीजें थी थर्ड पॉइंट से रिलेटेड कि लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स या सेक्रेटरीज के बारे में ये सारी इंफॉर्मेशन है। उसके बाद हमारा आ गया डी पॉइंट की द नेम एंड एड्रेस ऑफ और द नेम ऑफ एड्रेसेस ऑफ वन और मोर पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, जो कि ऑथराइज किया गया है ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी, जिसके ऊपर डॉक्यूमेंट सर्व किए जा सकते हैं, ठीक है। मतलब कि उसका भी, उस बंदे का भी नेम नाम पता वता बताना है, जो कि जैसे हम मान लो फॉर इंस्टेंस, अगर मान लो जो बाहर हमारे अनुराग अंकल है, वो हमारे यहाँ पे हमारे नाम पे या एड्रेस पे ये कहें कि इस पर्सन के यहाँ पे सारी चिट्ठी विट्ठी जानी चाहिए, तो हमारे को वो भी बताना है, ठीक है। फुल एड्रेस ऑफ द ऑफिस जो कि इंडिया में है उस वो बताना है, ठीक है। उसके बाद क्या हमारा पर्टिकुलर्स ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस ऑन अर्लियर ओकेजन, मतलब कि अगर मान लो कभी हमने पहले भी, मान लो ये हुआ कि पहले भी कंपनी आई थी 2 साल पहले बिजनेस करने, लेकिन मजा नहीं आया उसे यहाँ पे इंडिया में बिजनेस करने के लिए, तो अब वो फिर से दोबारा आई है, तो मतलब कि हमारे को ये बताना है कि पहले कोई अर्लियर ओकेजन पे क्या ओपनिंग या फिर क्लोजिंग हुई थी प्लेस ऑफ बिजनेस की, तो वो भी बता देनी है, ठीक है। और फिर हमारा आगे कि ये सारी चीजें हैं, ये हम कौन से फॉर्म नंबर में जाएंगे, डालेंगे FC1 के अंदर डालेंगे, और ये हमारे को रजिस्ट्रार को 30 दिन के अंदर अंदर देना है। और ये कौन से रजिस्ट्रार पे हमारे को मतलब डालना है, मान लो कि कहीं पे उसका जो प्राइमरी प्लेस ऑफ बिजनेस है वो तो है वेस्ट बंगाल, लेकिन हमारे को वेस्ट बंगाल के रजिस्ट्रार के पास नहीं जाना है, हमारे को क्या जाना है, हमारे को ये सारे डॉक्यूमेंट्स है ये सबमिट करने पड़ेंगे, वो रजिस्ट्रार किसको, रजिस्ट्रार हैविंग जुडिक्शन ओवर द न्यू दिल्ली, ठीक है। और अगर मान लो अगर कोई भी हमारा ऑल्ट्रेशन होता है किसी भी प्रकार का, कि जो हमने डॉक्यूमेंट्स पहले से रजिस्ट्रार को दे दिए थे इसके अंदर, उसमें अगर कोई ऑल्ट्रेशन होता है तो वो भी 30 दिन के अंदर अंदर हमारे को फिर से सबमिट करने पड़ेंगे सच ऑल्टर्ड जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो, और ऑल्ट्रेशन जो होगी वो फाइल की जाएगी FC2 में, ठीक है, फॉर्म नंबर FC2 के अंदर। अब हमारा आ गया कि इस सेक्शन नंबर 380 पे कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन एक तो क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है हमारे को पीछे, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो क्या कहता है
क्वेश्चन नंबर 2 में ये बता रखा है कि एक कंपनी जो है वो DEJY कंपनी जो है वो सिंगापुर में तो इनकॉर्पोरेट हुई है, लेकिन वो एक प्लेस ऑफ बिजनेस एक मुंबई में खोल रहे हैं। तो हम उसके चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और हमारे को उसकी लीगल फॉर्मेलिटीज बतानी है कि हमारे को क्या क्या करना है। ठीक है, तो एग्जामिनिंग द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट स्टेट द डॉक्यूमेंट्स यू आर रिक्वायर्ड टू फर्निश ऑन बिहाफ, मतलब कि हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स फर्निश करने हैं। तो हमारे को जो हमने पढ़ा है वो सारे बता देने कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हमारे इस शॉर्ट में बता दें। एक तो कोई भी वो सर्टिफाइड कॉपी, एक तो सर्टिफाइड होनी चाहिए, सर्टिफाइड कॉपी ऑफ चार्टर स्टैट्यूट्स और मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स। दूसरा क्या है, फुल एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड, या फिर मतलब कि जो पेरिस वाला एड्रेस है वो, और या फिर अगर कोई प्रिंसिपल ऑफिस उसका कंपनी का है वो। तीसरा क्या है हमारा, कोई भी वो लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी कि हमारे कौन कौन से डायरेक्टर्स हैं, कौन कौन से सेक्रेटरी हैं, उनके बारे में फिर इंफॉर्मेशन बता देना है, जो सारी चीजें। फिर हमारे नेम एंड एड्रेस बताने के किस चीज के, कोई भी पर्सन जो कि ऑथराइज्ड है यहाँ पे इंडिया के अंदर क्या लेने के लिए, कोई पोस्ट वोस्ट जाएगी वो लेने के लिए। उसके बाद क्या, फुल एड्रेस ऑफ द ऑफिस बता देना है कि इंडिया में जो हमारा मान लो मुंबई का जो एड्रेस है वो बताना है यहाँ पे। ठीक है, और अगर मान लो कोई अर्लियर ओकेजन में ओपनिंग या क्लोजिंग हुई थी प्लेस ऑफ बिजनेस की तो वो बतानी है। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या, और इसमें यही बताना है कि ये 30 दिन के अंदर होना चाहिए, और कहाँ पे, रजिस्ट्रार हैविंग जुडिक्शन ओवर न्यू दिल्ली को ये सबमिट होने चाहिए डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद जो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है इस उसके ऊपर रिलेटेड वो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट का क्वेश्चन है कि एक ABC कंपनी लिमिटेड है, वो फॉरेन कंपनी है, उसका इंडियन प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस कोलकाता के अंदर है। तो वो ये पूछ रहे हैं कि कहाँ पे ये कंपनी को जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो डिलीवर करने होंगे। तो ये हमारे को पता ही है कि रजिस्ट्रार हैविंग जुडिक्शन ओवर न्यू दिल्ली हमारे को वहां पे सबमिट करने पड़ेंगे। अब आगे हमारा सेक्शन नंबर 381 अकाउंट्स ऑफ फॉरेन कंपनी की, हमारे को क्या क्या अकाउंट्स मेंटेन करने हैं। मान लो कोई फॉरेन कंपनी इंडिया में आके काम कर रही है तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करने चाहिए उसे। तो हमारा ये बता रखे कि हर फॉरेन कंपनी जो है वो हर कैलेंडर ईयर के अंदर एक तो बैलेंस शीट बनाएगी और प्रॉफिट एंड लॉस बनाएगी। किसके अकॉर्डिंग वो बनाएगी, हमारे जो प्रिपेयर करेगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इंडियन बिजनेस ऑपरेशंस के। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट है वो सिर्फ इंडियन बिजनेस ऑपरेशंस के बनाएगी, किसके अकॉर्डेंस में, शेड्यूल 3 के अकॉर्डेंस में। मतलब कि फॉरेन कंपनी जो फॉरेन अकाउंट्स बना रही है वो तो अपने अपने हिसाब से बना रही होगी, गैप या किसी भी तरीके से बना रही होगी, लेकिन इंडियन जो बिजनेस ऑपरेशंस है वो बनाई जाएंगे शेड्यूल 3 के अंदर। ठीक है, और जो डॉक्यूमेंट्स जो कि रिक्वायर्ड है, और साथ में क्या है हमारा एक डॉक्यूमेंट्स भी अटैच होंगे, जो रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होंगे वो अनेक्स्ड होने चाहिए। तो और जो डॉक्यूमेंट्स जो कि रिक्वायर्ड हैं टू बी अनेक्स्ड शुड बी इन अकॉर्डेंस विद चैप्टर 9 दैट इज अकाउंट्स ऑफ द कंपनीज। ठीक है, मतलब कि वो चैप्टर 9 ऑफ द कंपनीज एक्ट के हिसाब से बनाएगी। और जो डॉक्यूमेंट्स रिलेटिंग टू कॉपीज ऑफ लेटेस्ट कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ पेरेंट फॉरेन कंपनी जो है वो भी सबमिट होने चाहिए। मतलब कि जो एक कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रही है वो कंपनी, वो भी सबमिट करने हैं हमारे को। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारा, अगर मान लो ये डॉक्यूमेंट्स हैं, मान लो ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो ऊपर वाले थे कि ये कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये तो हमने बताया ना फ्रेंच में होंगे, तो इसका एक सर्टिफाइड ट्रांसलेशन हमारे को सबमिट करना पड़ेगा। उसके बाद क्या है हमारा कि अगर कोई भी कंपनी फॉरेन कंपनी है वो क्या करेगी, सेंड करेगी रजिस्ट्रार को अलॉन्ग विद डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू बी डिलीवर्ड टू हिम अ कॉपी ऑफ लिस्ट इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म ऑफ ऑल द प्लेसेस ऑफ बिजनेस एस्टैब्लिश्ड बाय द कंपनी इन इंडिया। मतलब कि मान लो उसका ऑफिस जो है वो 3-4 जगह उसने खोल दिया कि भैया बिजनेस बढ़ गया, तो उसने 3-4 जगह अपना वो ऑफिस खोल दिया, हमारे प्लेसेस ऑफ बिजनेस इंडिया में बढ़ गए, तो साथ में वो भी उसे सबमिट करना पड़ेगा। ये सारी चीजें जो होंगी वो क्या करना पड़ेगा, उसे सबमिट करना पड़ेगा FC3 के अंदर। और उसके बाद ये बता रखा है कि अगर वो मान लो कोई कंपनी है, उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ साथ क्या क्या चीजें और अटैच करनी पड़ेंगी। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, स्टेटमेंट ऑफ रिपेट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट सबमिट करना पड़ेगा, स्टेटमेंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ फंड्स सबमिट करना पड़ेगा। और ये है ये हमारे किसके कब तक हो जाने चाहिए, ये विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स ऑफ द क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर ऑफ द फॉरेन कंपनी टू विच द डॉक्यूमेंट्स रिलेट। मतलब कि क्या है हमारा फाइनेंशियल ईयर जो ये ऑफ द फॉरेन कंपनी है उसके 6 महीने के अंदर अंदर, मतलब कि 31 मार्च के बाद 6 महीने के अंदर अंदर ये डॉक्यूमेंट्स जो है ये सबमिट हो जाने चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या है, ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ फॉरेन कंपनी। अगर मान लो वो उसे अकाउंट्स को ये ऑडिट कराना होगा तो वो एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट से करवाएगी, जो कि होना चाहिए इंडिया का, हमारे प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट जो कि इंडिया के अंदर हो वो उससे कराएगी। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या सेक्शन नंबर 382 ये बताता है कि डिस्प्ले ऑफ नेम कहाँ कहाँ होना चाहिए। तो इसमें ये बता रखा है कि एक तो जो ये डिस्प्ले होना चाहिए नेम का, ये कहाँ कहाँ होना चाहिए, एक तो एवरी ऑफिस के आगे होना चाहिए और हर प्लेस के आगे होना चाहिए जहां पे कि वो कैरी कर रही है बिजनेस इन इंडिया।
ठीक है। और अगर और ये जो नाम होना चाहिए, ये लिखा हुआ होना चाहिए इंग्लिश लेटर्स के अंदर, ठीक है। एंड ऑल्सो इन कैरेक्टर्स ऑफ लैंग्वेज और वन ऑफ द लैंग्वेज इन जनरल। मान लो वेस्ट बंगाल में है ये किसी का प्लेस ऑफ बिजनेस, तो एक तो इंग्लिश में लिखा होना चाहिए और साथ में किसमें, बंगाली में लिखा होना चाहिए। और उसके बाद क्या हमारा, अगर ये नाम है, एक तो हमने क्या देखा कि एवरी ऑफिस के बाहर होने चाहिए, प्लेस के बाहर होने चाहिए, किस किस में होना चाहिए, इंग्लिश में होना चाहिए और एक लोकल लैंग्वेज में होना चाहिए। और ये नाम है, ये इसी तरीके से हमारा किस किस पे होना चाहिए, बिजनेस लेटर्स पे होना चाहिए, बिल हेड्स पे होना चाहिए, लेटर पेपर पे होना चाहिए, सारे के सारे नोटिस पे होना चाहिए, और कोई भी अगर ऑफिशियल पब्लिकेशन है उस पे होना चाहिए। लेकिन इसमें ये नहीं कह रखा कि इसमें कोई लोकल लैंग्वेज में भी होना चाहिए, नहीं, इसमें तो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें यही बता रखे कि अगर मान लो जो लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स है कंपनी की वो लिमिटेड है, तो हमारे को ये भी फैक्ट जो है ये हमारे को ये बताना पड़ेगा किस पे, हर प्रोस्पेक्टस जो कि हम इशू करते हैं उस पे, और साथ में जितने भी हमारे बिजनेस लेटर्स हैं, बिजनेस हेड्स हैं, वो लेटर पेपर्स हैं, नोटिस हैं, एडवर्टीजमेंट्स हैं, अदर ऑफिशियल पब्लिकेशंस हैं, उसे किस चीज में, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। और साथ में क्या है हमारा, और हर ऑफिस और प्लेस जहां पे कि उसका बिजनेस है उसमें इंग्लिश लेटर में, और साथ में लेजिबल लेटर्स ऑफ लैंग्वेज ऑफ वन और मोर लैंग्वेज जनरल यूज इन लोकल, मतलब कि लोकल लैंग्वेज के अंदर हमारे को ये प्लेस बताना पड़ेगा कि ये जो कंपनी है वो कंपनी की मेंबर्स की लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड है, ठीक है। सेक्शन 383 क्या कहते हैं, सर्विस ऑन फॉरेन कंपनी, ये चीज कहता है कि मान लो अगर कब जो हमारा नोटिस है वो सफिशिएंटली सर्व्ड माना जाएगा, अगर मान लो कोई भी प्रोसेस है, कोई भी नोटिस है या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट है वो हमारा सफिशिएंटली सर्व्ड तब माना जाएगा जबकि कि जो पर्सन हमने एक तरीके से ऑथराइज किया गया हुआ है उसको डिलीवर कर दिया जाता है, चाहे वो सेंड किया गया हो पोस्ट के द्वारा, चाहे बाय हैंड किया गया हो, उस एड्रेस पे डिलीवर हो जाता है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू गया हो, तो हम उसे सफिशिएंटली सर्व्ड मान ले जाएगा। उसका था क्या, सेक्शन नंबर 384। सेक्शन नंबर 384 ये बताता है कि कौन कौन से सेक्शन जो है वो हमारे इस फॉरेन कंपनी के ऊपर हुबहू एप्लीकेबल होते हैं। जैसे सबसे पहले सेक्शन नंबर 71 इशू ऑफ डिवेंचर जो है वो हुबहू एप्लीकेबल होगा। सेक्शन नंबर 92 प्रिपरेशन एंड फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न हुबहू एप्लीकेबल होगा। सेक्शन नंबर 135 कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हुबहू एप्लीकेबल होगा। उसके बाद होगा हमारा फॉरेन कंपनी को क्या करना पड़ेगा, प्रिपेयर करना पड़ेगा एंड फाइल करना पड़ेगा एनुअल रिटर्न। ऊपर बताया ना कि प्रिपरेशन एंड फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न सेक्शन नंबर 92 जो होगा वो हुबहू एप्लीकेबल होगा, तो उसे ये एनुअल रिटर्न इन फॉर्म नंबर FC4 करना पड़ेगा। किस दिन, कब तक, विद इन 60 डेज फ्रॉम द लास्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। मतलब कि ये लास्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर है, इसमें हमने एक और चीज पढ़ी थी कि 6 महीने के अंदर अंदर क्या सबमिट करने पड़ेंगे उसे, और सारे डॉक्यूमेंट करने पड़ेंगे, लेकिन एनुअल रिटर्न जो है वो 60 दिन के अंदर अंदर उसे सबमिट करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद आ गया हमारे सेक्शन नंबर 128 हुआ वो एप्लीकेबल होगा। सेक्शन नंबर 128 क्या कहता है, बुक्स ऑफ अकाउंट एक्सेट्रा टू बी मेंटेन बाय द कंपनी, और ये बुक्स ऑफ अकाउंट होंगी ये कहाँ रखी जानी चाहिए, एट प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, इंडिया में रखी जानी चाहिए प्रिंसिपल प्लेस पे। उसका चैप्टर नंबर 6 रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस ये हुबहू एप्लीकेबल होता है। सेक्शन नंबर 14 इंस्पेक्शन इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन ये हमारे फॉरेन कंपनी के ऊपर हुबहू एप्लीकेबल होता है। फिर सेक्शन नंबर 385 ये बता रहा है कि फीस फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स की जो डॉक्यूमेंट्स जो हम सबमिट कर रहे हैं इसके साथ फीस भी पे कर देना। फिर सेक्शन नंबर 386 आता है इंटरप्रिटेशन, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये है कि प्लेस ऑफ बिजनेस इंक्लूड करता है शेयर ट्रांसफर और रजिस्ट्रेशन ऑफिस, ठीक है। फिर इसमें एक एग्जाम्पल भी दे रखा है, एग्जाम्पल उसी के नीचे दे रखा है कि एक कंपनी है वो इनकॉर्पोरेट तो की गई है आउटसाइड इंडिया, उसका रजिस्ट्रेशन शेयर रजिस्ट्रेशन ऑफिस है मुंबई में, तो हम ये मानेंगे कि मतलब कि उसका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में आ गया, तो फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन लिख देना पहले, और उसके बाद ये बता देना है कि प्लेस ऑफ बिजनेस इंक्लूड करता है शेयर ट्रांसफर और रजिस्ट्रेशन ऑफिस। तो हम ये मानेंगे कि ये कंडक्ट कर रही है बिजनेस को, बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया उसकी है, ठीक है। उसका क्या, इंडियन सिटीजन इनकॉर्पोरेटेड अ कंपनी इन, फिर सेकंड पार्ट है वो इंडियन सिटीजन इनकॉर्पोरेटेड अ कंपनी इन सिंगापुर फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग ऑन बिजनेस देयर। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे देयर, मतलब कि यहाँ पे कोई इंडिया में तो बिजनेस हो ही नहीं रहा है ना, तो ये तो फर्क नहीं पड़ता कि ये जो कंपनी है वो इनकॉर्पोरेट इंडियन सिटीजन्स के द्वारा की गई हो या किसके द्वारा की गई हो। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बिजनेस इंडिया के अंदर होना चाहिए कुछ ना कुछ, लेकिन बाहर यहाँ पे तो ये बता रहा है कि सिर्फ सिंगापुर में बिजनेस करेंगे, तो यहाँ पे ये बता रहा है कि विल नॉट फॉल विद इन द डेफिनेशन ऑफ फॉरेन कंपनी, क्योंकि उसका इनकॉर्पोरेशन चाहे इंडियन सिटीजन ने किया हो या ना किया हो, इन ऑर्डर टू बी अ फॉरेन कंपनी इट हैज टू हैव अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया एंड मस्ट कंडक्ट अ बिजनेस एक्टिविटी, और कंडक्ट होना चाहिए उसका बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया। उसका हो गया सेक्शन नंबर 387 क्या है हमारा, डेटिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस एंड पर्टिकुलर्स टू बी कंटेन देयरिन, मतलब कि इसमें ये बता रखा है कि हमारा जो
जो प्रोस्पेक्टस होना चाहिए वो इशू होने से पहले डेटेड होना चाहिए, साइंड होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि कोई भी पर्सन क्या नहीं कर सकता, तीन चीजें नहीं कर सकता, ना इशू कर सकता, ना सर्कुलेट कर सकता, ना डिस्ट्रीब्यूट कर सकता। इसे ऐसे याद रखना है, आईसीडी नहीं कर सकता, कोई भी पर्सन इशू नहीं कर सकता, डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता, वो इशू नहीं कर सकता, सर्कुलेट नहीं कर सकता, इशू नहीं कर सकता इंडिया के अंदर नहीं कर सकता। ठीक है, ऑफरिंग सिक्योरिटीज, ये जो प्रोस्पेक्टस होता है वो किस लिए इशू किया जाता है, ताकि कि लोग सब्सक्राइब कर सके किसको, सिक्योरिटीज ऑफ कंपनी के, जो कि इनकॉर्पोरेटेड हो, चाहे इंडिया के अंदर चाहे इंडिया के बाहर, वेदर कंपनी हैज और हैज नॉट एस्टैब्लिश और व्हेन फॉर्म्ड विल और विल नॉट एस्टैब्लिश अ प्लेस ऑफ बिजनेस, चाहे प्लेस ऑफ बिजनेस मतलब कि चाहे उसका प्लेस ऑफ बिजनेस हो ना हो, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इंडिया में हो चाहे इंडिया के बाहर हो, उससे मतलब नहीं है। लेकिन साथ में वो इशू, सर्कुलेट और डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता जब तक कि ये प्रोस्पेक्टस साइंड ना हो, डेटेड ना हो। और साथ में उसके अंदर क्या क्या पर्टिकुलर्स होने चाहिए ये दे रखा है। ये क्या है हमारा इंस्ट्रूमेंट के अंदर क्या होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूटिंग एंड डिफाइनिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी, मतलब कि एक तो हमारे को सबसे पहले प्रोस्पेक्टस के अंदर कॉन्स्टिट्यूटिंग एंड डिफाइनिंग, हमारे को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपनी को डिफाइन करना पड़ेगा और उसके क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपनी क्या हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया कि मतलब कि वो किसके अंडर आता है। जैसे कि फॉर इंस्टेंस कि वो फ्रांस में है तो फ्रांस में जैसे कोई और होगा, इंडिया है तो इंडिया में कंपनीज एक्ट लगता है एप्लीकेबल, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है उसका। ठीक है, उसका क्या हमारा सेकंड पॉइंट है कि क्या क्या एनेक्टमेंट्स और क्या क्या प्रोविजंस जो है वो अंडर विच द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी वाज इफेक्टेड, कि किस प्रोविजन के अंडर या किस एनेक्टमेंट के अंदर वो आया है। ठीक है, तो ये हो गया। उसका क्या एड्रेस इन इंडिया, कि इंडिया के अंदर कहाँ पे उसका एड्रेस है वो बताना पड़ेगा, और ये हमारे को ये बताना पड़ेगा। और साथ में क्या है हमारा डेट ऑन विच एंड द कंट्री इन विच द कंपनी वुड बी और वाज इनकॉर्पोरेटेड, कि कौन से दिन और कौन सी कंट्री के अंदर। जैसे हमारा जो एग्जांपल चल रहा है वो ये चल रहा है कि पेरिस के अंदर इनकॉर्पोरेशन हुआ है। और फिर पांचवा पॉइंट है कि क्या कंपनी ने एक कुछ इस्टेब्लिश किया प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, और अगर मान लो किया है तो उसका एड्रेस बता दो प्रिंसिपल ऑफिस इन इंडिया का। ठीक है, ये हो गया हमारा। उसके बाद हो गया हमारा कि नो वेवर ऑफ कंप्लायंस इन प्रोस्पेक्टस, की मतलब हम कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं लगा सकते जिससे कि ये जो पूछे ऊपर की कंडीशन है कौन कौन सी, डेटेड एंड साइंड, और साथ में ये जो पांच पर्टिकुलर्स हैं, पांच पर्टिकुलर्स क्या क्या है हमारे। एक तो सबसे पहले हमारे को ये बताना पड़ेगा कि वो इंस्ट्रूमेंट ये बताना चाहिए कि डिफाइन करना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपनी को। दूसरा एनेक्टमेंट या फिर प्रोविजन जिसके थ्रू इनकॉर्पोरेशन हुआ है कंपनी का। तीसरा क्या हमारा एड्रेस इन इंडिया, जहां पे कि सेड इंस्ट्रूमेंट एनेक्टमेंट्स और प्रोविजंस ऑफ कंपनीज देयर ऑफ इफ एनी आर, मतलब कि जहां पे कि ये इंस्पेक्ट की जा सकती हैं वो एड्रेस देना पड़ेगा हमारे को। चौथा क्या है हमारा डेट ऑन विच द कंट्री, डेट एंड कंट्री जहां पे कि ये कंपनी इनकॉर्पोरेट की गई थी। और पांचवा क्या है वेदर द कंपनी हैज इस्टेब्लिश्ड, की कंपनी ने कोई प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में बनाया है, और अगर बनाया है तो उसका एड्रेस बता दो। ठीक है, अब हमारा क्या है सबसे इंपॉर्टेंट ये कि अगर मान लो जो ये प्रोस्पेक्टस है ये इशू किया जाता है 2 साल बाद, किसके, आफ्टर एट विच द कंपनी इज एंटाइटल टू कमेंस बिजनेस। मान लो कि 2 साल बाद मतलब बिजनेस अलाउ कर दिया गया था कि बेटा तुम एक काम करो 1 अप्रैल 2020 से आप बिजनेस कर सकते हो। तो अगर अगर 1 अप्रैल 2022 के बाद ये कोई प्रोस्पेक्टस इशू किया जाता है तो कौन कौन से हमारे पॉइंट्स को हमारे को नहीं कंसीडर करना है, 1, 2 एंड 3। 1 क्या है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे को कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन नहीं करना है क्योंकि कंपनी ना एक तरीके से पुरानी हो गई तो लोग जानने लगे, तो ये सब बताने की जरूरत ही नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपनी नहीं बताना है, एनेक्टमेंट और प्रोविजन जिसके थ्रू ये इनकॉर्पोरेशन मतलब कि ऑफ द कंपनी वाज इफेक्टेड। और तीसरा क्या है हमारा जो एड्रेस इन इंडिया जहां पे कि जो ये इंस्ट्रूमेंट एनेक्टमेंट्स और प्रोविजंस जो है उनकी कॉपी को इंस्पेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, उसका क्या है हमारा फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन फॉर सिक्योरिटीज टू बी इशूड अलॉन्ग विथ प्रोस्पेक्टस, मतलब कि हमारे को एक फॉर्म के अंडर ही इश्यू करना पड़ेगा इस प्रोस्पेक्टस को। एक्सेप्शन इफ इट इज शोन, मतलब कि अगर मान लो ये एक एक्सेप्शन दे रखा है कि अगर कोई पर्सन अंडर राइटिंग एग्रीमेंट में आता है विद रेस्पेक्ट टू सिक्योरिटीज तो उसे ये फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन नहीं इशू करने की जरूरत है। ठीक है, यह हो गया हमारा। उसका बाद हो गया हमारा सेक्शन नंबर 388। सेक्शन नंबर 388 ये बताता है कि अगर मान लो किसी एक्सपर्ट ने कोई अपनी कंसेंट दी है और अगर वो विड्रॉ कर लेता है तो हमारे को उसकी रिटर्न कंसेंट को उस स्टेटमेंट में इंक्लूड नहीं करना है। और अगर इंक्लूड नहीं करना है और अगर मान लो हमने इंक्लूड कर भी दिया है तो हमारे को क्या करना पड़ेगा कि दैट
appear in the prospectus a statement that he has given and has not withdrawn with his consent। और साथ में क्या होगा कि अगर मान लो किसी एक्सपर्ट ने कंसेंट दी है तो हमारे को ये लिखना पड़ेगा कि जो प्रोस्पेक्टस में एक स्टेटमेंट डालना पड़ेगा कि इस एक्सपर्ट ने, हमारा जो मिस्टर एक्स है वो एक्सपर्ट है, उन्होंने एक हमारे को एक्सपर्ट कंसेंट दी है और वो उन्होंने विड्रॉ नहीं करी है। और अगर मान लो उन्होंने कोई विड्रॉ कर भी दिया है तो हमारे को एक एप्लीकेशन साथ में लगानी पड़ेगी कि उन्होंने, ये जो ये पर्सन है, इन्होंने अपनी कंसेंट विड्रॉ कर ली है। अब हम ये स्टेटमेंट जो है, जो ये बात कर रहा है कि हमारे को एक स्टेटमेंट के थ्रू ये बताना पड़ेगा कि उन्होंने एक विड्रॉ नहीं करी है। ये अगर हम किसी रिपोर्ट या फिर मेमोरेंडम जो कि अपीयर हो रही है फेस पे या फिर किसी रेफरेंस के थ्रू प्रोस्पेक्टस के अंदर, अगर हम उसके थ्रू भी डालते हैं तो भी डीम्ड कर ली जाएगी कि वो प्रोस्पेक्टस के अंदर इंक्लूड हो गई है। ठीक है। सेक्शन नंबर 389 कहता है रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस, मतलब कि हमारे को पहले रजिस्ट्रार को ये प्रोस्पेक्टस भेजना पड़ेगा। तो ये बताता है कि हमारा कोई भी पर्सन ना तो पहले इशू कर सकता है, ना सर्कुलेट कर सकता है, ना क्या कर सकता है, डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है कोई भी प्रोस्पेक्टस सब्सक्रिप्शन के लिए, जब तक कि एक कॉपी जो कि सर्टिफाइड हो किसके द्वारा, चेयरपर्सन के द्वारा ऑफ द मैनेजिंग बॉडी, चेयरपर्सन ऑफ द कंपनी के द्वारा एंड 2 अदर डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी के द्वारा सर्टिफाइड कर दी गई हो और साथ में अप्रूव कर दी गई हो रेजोल्यूशन, जो कि इशू रेजोल्यूशन किसमें, मैनेजिंग बॉडी के द्वारा, तो वो हमारे को रजिस्टर करवानी पड़ेगी। और उसके बाद क्या हो गया हमारा, और साथ में ये बता रखा है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अनेक्स्ड, मतलब कि अटैच होने चाहिए इस प्रोस्पेक्टस के साथ जब हम रजिस्ट्रेशन के लिए भेजते हैं रजिस्ट्रार के पास। एक तो सबसे पहले कंसेंट टू इशू ऑफ द प्रोस्पेक्टस रिक्वायर्ड फ्रॉम एनी पर्सन एज एन एक्सपर्ट, हमारे को एक तो कंसेंट भेजनी पड़ेगी जो कि एक पर्सन के द्वारा एज एन एक्सपर्ट होती है। ठीक है। उसका दूसरा क्या, कॉपी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर एंड इन केस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट नॉट रिड्यूस्ड इनटू राइटिंग, कि मान लो अगर हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट है वो राइटिंग में नहीं लिखा, बस ओरली कर लिया है, तो हमारे को एक मेमोरेंडम देना पड़ेगा उसकी फुल पर्टिकुलर्स बताते हुए। उसका क्या है हमारा, अ कॉपी ऑफ एनी अदर मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट नॉट एंटर्ड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस बट एंटर्ड विद इन प्रीसीडिंग 2 ईयर्स, मतलब कि मान लो हमने एक कॉन्ट्रैक्ट किया लेकिन वो मटेरियल है, एक तो मटेरियल होना चाहिए, दूसरा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं होनी चाहिए। मान लो फॉर इंस्टेंस, अब मान लो कोई कंपनी है, उसने कोई गाड़ी बेचने का वो कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और वो तो होता है मान लो 5 साल में एक बार होता है, तो वो ऑर्डिनरी नहीं है ना, और वो बट है मटेरियल, क्योंकि भाई गाड़ी बेच के तो कुछ भी हो सकता है। और अगर वो विद इन 2 ईयर्स किया है तो हमारे को वो बताना पड़ेगा, एक अंडर राइटिंग का एग्रीमेंट साथ में अटैच करना पड़ेगा कॉपी। और अगर मान लो कोई जो डायरेक्टर्स है उन्होंने खुद ना साइन करके ऑथराइज एजेंट के थ्रू साइन किया हो तो एक पावर ऑफ अटॉर्नी लगानी पड़ेगी। ठीक है। फिर आगे हमारा सेक्शन नंबर 390 ये कहता है कि आईडीआर हमारे कब इशू होते हैं, मतलब कि आईडीआर, पहले तो सबसे पहले आईडीआर होता क्या है, आईडीआर क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें कि क्या होता है, एक तो ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि किस फॉर्म में होता है, डिपॉजिटरी रिसिप्ट के फॉर्म में होता है, जो कि क्रिएट किया गया हो डोमेस्टिक डिपॉजिटरी इन इंडिया के द्वारा, मतलब क्रिएट होना चाहिए इंडिया में और ऑथराइज होना चाहिए जो कि कंपनी के, फॉरेन कंपनी के द्वारा, मतलब कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया के द्वारा, मेकिंग एन इशू ऑफ सच डिपॉजिटरी रिसीप्ट। और साथ में ये बता रखा है कि ये आईडीआर हैं ये कब तक इशू नहीं होंगे, जब तक कि ये जो रूल्स हमारे स्पेसिफाइड हैं वो कंप्लाई नहीं करता है कंपनी। दूसरा, वो सेबी की जो वो रेगुलेशंस हैं वो कंप्लाई नहीं करता है, या फिर कोई भी डायरेक्शन जो कि इशू की गई हो आरबीआई के द्वारा वो कंप्लाई नहीं करता है। ठीक है। उसके बाद आगे हमारा सेक्शन नंबर 391। सेक्शन नंबर 391 ये कहता है कि अगर मान लो हमसे कोई भी गलती हो जाती है, क्या करते वक्त, इशू करते वक्त प्रोस्पेक्टस ऑफ द बाय द कंपनी इनकॉर्पोरेट जो कि आउटसाइड इंडिया हो, या फिर इशू करते वक्त आईडीआर बाय द फॉरेन कंपनी, तो सेक्शन नंबर 34, 35 और 36 एप्लीकेबल हो जाएंगे। सेक्शन नंबर 34 क्या है हमारा, क्रिमिनल लायबिलिटी ऑफ फॉर मिस स्टेटमेंट इन द प्रोस्पेक्टस। 35 है सिविल लायबिलिटी फॉर मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस। सेक्शन 36 है पनिशमेंट फॉर फ्रॉडलेंटली इंक्लूडिंग पर्संस फॉर टू इन्वेस्ट मनी। उसके बाद आगे हमारा सेक्शन नंबर 392। सेक्शन नंबर 392 ये कहता है कि अगर मान लो हम कोई भी कॉन्ट्रवेंशन करते हैं ऑफ सेक्शन 380 से लेके 391 तक का, तो हमारे को तो पनिशमेंट होगा। पनिशमेंट क्या होगी, कंपनी के ऊपर पनिशमेंट होगी फाइन ऑन डिफॉल्टिंग फॉरेन कंपनी, किस चीज में, इन द रेंज ऑफ 1 लाख से लेके 3 लाख, मतलब मिनिमम 1 लाख मैक्सिमम 3 लाख तक जा सकता है। और अगर मान लो एक ये कंटिन्यूइंग डिफॉल्ट होती है तो एक एडिशनल फाइन लगेगा फॉरेन कंपनी के ऊपर, कितने,
50,000 रुपए पर डे का ड्यूरिंग दी कॉन्ट्रवेंशन कंटिन्यूस, ठीक है, जब तक कि कॉन्ट्रवेंशन कंटिन्यू करती है। और अगर मान लो कोई भी जो पनिशमेंट होगा ऑफिसर के लिए क्या होगा, कोई भी ऑफिसर जो कि इन्वॉल्व है या फिर डिफॉल्ट करता है तो उसके ऊपर इम्प्रिजनमेंट हो सकती है फॉर मैक्सिमम ऑफ 6 मंथ्स, फाइन लग सकता है कितने का, मिनिमम 25,000 रुपए का। और सी पॉइंट है हमारा क्या, बोथ या तो इम्प्रिजनमेंट और फाइन दोनों लग सकते हैं, डिपेंड ऑन द ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस, ठीक है। और इस सेक्शन नंबर 392 पे एप्लीकेबल क्वेश्चंस कौन कौन से हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड और क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड में ये बता रखा है कि एक फॉरेन कंपनी है वो डिलीवर नहीं कर पाती है डॉक्यूमेंट्स को टू दी रजिस्ट्रार, तो क्या क्या पेनल्टी लगेगी। और सेक्शन नंबर थर्ड में ये बता रखा है कि ये रजिस्टर क्या नहीं कर रही है, डिलीवर नहीं कर रही है सम डिजायर डॉक्यूमेंट जो कि रिक्वायर्ड है सेक्शन नंबर 380, तो उसके ऊपर कौन कौन सी पेनल्टी के प्रोविजंस एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन हमने कर लिया। अब आ जाते हैं हम एमसीक्यू के ऊपर। एमसीक्यू में सब क्वेश्चन नंबर एमसीक्यू नंबर 1 ये कहता है कि एक विदेशी लिमिटेड है, उस फॉरेन कंपनी है, उसका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस कोलकाता के अंदर है, वेस्ट बंगाल। और अब ये बता रखा है कि ये बताओ कि कितने दिनों के अंदर और कहां पे कंपनी को डिलीवर करना पड़ेंगे डॉक्यूमेंट्स। तो हमने ये पढ़ा था कि विद इन 30 डेज हमारे को डिलीवर करना है, और कहां पे, रजिस्ट्रार हैविंग जुडिक्शन ओवर न्यू दिल्ली, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो डी है, विद इन 30 डेज ऑफ द रजिस्ट्रार हैविंग जुडिक्शन ओवर न्यू दिल्ली। फिर हमारा क्या 2, ये क्या होगा हमारा, एक फॉरेन कंपनी है, उसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया के अंदर है, जो कि स्टैब्लिश किया गया था ऑनलाइन करने के लिए एज टू डेटा इंटरचेंज एंड डिजिटल सप्लाई ट्रांजेक्शन। लेकिन क्या हुआ, ये कंपनी फेल कर गई डिलीवर करने के लिए प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड के अंदर कुछ डॉक्यूमेंट्स। तो इसके ऊपर क्या पेनल्टी लगेगी, तो हमने पढ़ा है कि हमारी कंपनी के ऊपर पेनल्टी एप्लीकेबल है 1 लाख से लेके 3 लाख रुपए तक, साथ में अगर कोई वो एडिशनल पेनल्टी ऑफ 50,000 रुपीज पर डे इन केस ऑफ अ कंटिन्यूइंग ऑफेंस। और हमारा अगर मान लो कोई तो कंपनी के ऊपर क्या क्या है हमारा, इसमें इसका आंसर जो होगा वो हमारा ये होगा कि पनिशेबल विद फाइन लेवाइड 1 लाख रुपए से लेके 3 लाख प्लस एडिशनल फाइन अप टू 50,000 इन केस ऑफ कंटिन्यूइंग ऑफेंस। उसका बाद हमारा एक रेडियक्स लिमिटेड है, क्वेश्चन नंबर 3 रेडियक्स लिमिटेड है, वो ये क्या करता है, रजिस्टर्ड है थाईलैंड के अंदर, इट हैज नो प्लेस ऑफ बिजनेस, लेकिन उसके वो ऑनलाइन बिजनेस कर रहा है थ्रू रिमोट डिलीवरी ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज, मतलब कि तो ये थर्ड हमारे शायद सेकंड वाले पॉइंट के अंदर आ जाता है कि वो टेलीकम्यूटिंग, फोर्थ वाले पॉइंट के अंदर आता है टेलीकम्यूटिंग या फिर टेलीमेडिसिन, ये सब। तो ये टेलीमेडिसिन का काम कर रहा है, तो इसमें से कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो हमें ये पता है ये तो फॉरेन कंपनी है, तो तीनों जो बता रखे हैं वो तो फॉरेन कंपनी हो गए, तो ए पॉइंट जो है वो गलत है, मतलब कि इट इज नॉट अ फॉरेन कंपनी एज इट हैज नो प्लेस ऑफ बिजनेस एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया, क्योंकि उसका तो प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया के अंदर है।